और इन चीज़ों को देखा था हमने, बहुत सारे प्रोविजंस देखे। एक हल्का फुल्का कोई रिवीजन कर लेते हैं ताकि कुछ और बातें आगे समझ पाए। और आपको याद होगा हमने बिगनिंग से शुरुआत किया, सेक्शन 1 से लेकर शुरू की। और सेक्शन 1 इट्स क्वाइट सिंपल, जो एक्ट की इंट्रोडक्शन देता है, शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट बताता है और एक्सटेंशंस बताता है कि कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। और सेक्शन 2 में जैसे हर एक एक्ट का काम है डेफिनेशन बताने का, इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, तो ये भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 3 आपको कहा था कि सूट को लिमिटेशन पीरियड के भीतर फाइल कीजिए। सूट ही नहीं, अपील और एप्लीकेशन को भी लिमिटेशन पीरियड के भीतर फाइल कीजिए। अगर लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड फाइल करते हैं तो कोर्ट आपकी सूट जो है वो डिसमिस कर देगी। चाहे डिफेंडेंट लिमिटेशन का प्ली ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, कोर्ट बिल्कुल आराम से उस सूट को डिसमिस कर देगी। नो डाउट अगर लोअर कोर्ट को पता नहीं भी चला लेकिन वो केस में डिक्री कर दी, डिक्री भी हो गई है, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट को पता चल गया, हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। इवन हाई कोर्ट को भी नहीं पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, वो डिसमिस कर देगी। मतलब लिमिटेशन का प्ली किसी भी स्टेज में लिया जा सकता है और किसी भी स्टेज में कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। हमने फिर सेक्शन 4 को भी पढ़ा था। सेक्शन 4 हमने देखा कि भाई अगर लिमिटेशन जिस दिन ख़त्म हो रही है उस दिन अगर कोर्ट बंद होता है, अगर उस दिन कोर्ट बंद होता है तो लिमिटेशन जो एक्सपायरी होगी वो उसके नेक्स्ट डे होगी। और अगर पार्ट ऑफ द डे के लिए बंद होता है तो भी लिमिटेशन की एक्सपायरी जो है उसके अगले दिन ही होगी। अपार्ट फ्रॉम डैट हमने सेक्शन 5 पढ़ा था और सेक्शन 5 हमने सिंपली ये फाइंड आउट किया था कि अपील एंड एप्लीकेशंस के ऊपर है, सूट के ऊपर सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है। सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, नो प्रॉब्लम। द कोर्ट हैज़ गॉट द पावर टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ लिमिटेशन, बट द कोर्ट कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली इन द केस द sufficient cause has got to be provided to the court. Apart from that, we have seen section 6 and 7 and section 8. Here the section 6 is very normal. It says about the legal disability, and it says about the legal disability just mean that it's minor, that's plaintiff is minor, plaintiff is of course idiot or insane. These three things have got to be told as legal disability, and once the person suffering from the legal disability, the limitation will get start only after that the cessation of that disability. But section 7 says here that if there are more than one plaintiff and one of them is legally disabled but another is not, in that very case the limitation will run against all if the valid discharge can be given by the person who is legally able to of course file a suit. That was said by section 7. और section 8 जो है आपको एक बहुत आराम से रास्ता दिखाया कि section 6 और section 7 प्री-एम्पशंस राइट के केस में एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर डिजेबिलिटी सीज हो जाने के बाद लिमिटेशन शुरू हो रही है तो चाहे वो कितना लंबा भी लिमिटेशन हो, 3 साल से ज़्यादा की लिमिटेशन की एक्सटेंशन जो है वो नहीं होगी। दैट इज सेड बाय सेक्शन 8. Right after that we have moved on to the section number 9, and section 9 simply says it that once the period of limitation starts to run, no subsequent disability or inability may stop it to run. लेकिन एक बात यहाँ पे और कही गई थी कि भाई अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं डेटर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द दैट वाज स्टेट ऑफ द क्रेडिटर, इन दैट वेरी केस जब तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्स्ड है लिमिटेशन भी नहीं चलेगी। दिस वन सेक्शन 10 हमको कहा था वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में देयर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एवरी टाइम देयर वुड बी द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एंड एक जगह सिर्फ इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी फाइंड्स इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ असाइनी फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर हम सेक्शन 11 के ऊपर गए थे और सेक्शन 11 बड़े आराम से कहता था कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में हुए थे और उसकी सूट की फाइलिंग जो है उसके ऊपर इंडिया में हो रही है तो फॉरेन का लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा, इंडिया का लिमिटेशन एक्ट लगेगा।
दिस वन, हम फॉरेन की लिमिटेशन एक्ट को डिफेंस के तौर पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज सेड बाय सेक्शन 11 एंड राइट आफ्टर दैट वी हैव मूव्ड ऑन टू द सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन 14 और सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। ये सब सिमिलर प्रोविज़न था। 12 में लिमिटेशन काउंट करेंगे तो कौन कौन से डेज़ को हम छोड़ देंगे, जैसे लिमिटेशन जिसने स्टार्ट हो रही है उसको छोड़ देना है, जजमेंट की कॉपी लेने में जो टाइम लग रहा है, जो डिग्री की कॉपी लेने में जो टाइम लग रहा है, वो सारे टाइम को छोड़ेंगे। दिस वन, पॉपर की तरह अपीयर होने के लिए एप्लीकेशन लगाए थे, सेक्शन 13 कहता था अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो उस पीरियड को भी हम छोड़ देंगे, जितने दिन तक हम उस एप्लीकेशन को परसू करते रहे थे हम उस चीज़ को भी छोड़ देंगे। सेक्शन 14 कहता था कि भाई आप गलत कोर्ट में चले गए थे और उस कोर्ट में सूट फाइल कर दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जितने दिन बोनाफाइडली आप उस सूट को लड़ रहे थे लास्ट कोर्ट में, वो पीरियड लिमिटेशन में काउंट नहीं होगी। एंड राइट आफ्टर डैट आप सेक्शन 15 पे देखे थे, सेक्शन 15 में सिंपली कहा था कि अगर कहीं इंजंक्शन लगी हुई है तो इंजंक्शन का पीरियड को छोड़ देंगे, किसी पे सूट फाइल करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना है तो हम उस पीरियड को छोड़ देंगे। स्टे ऑर्डर कोई भी लगी हुई है पॉसिबली, या फिर वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर फॉरेन कंट्री में है तो भी हम उस पीरियड को छोड़ देंगे। सेक्शन 16 इफेक्ट ऑफ डेथ की बात कर रहा था। प्लेंटिफ के डेथ हो जाने के बाद कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रही है या प्लेंटिफ के डेथ हो जाने के साथ ही कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रही है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है और सूट फाइल करने में कैपेबल है तो लिमिटेशन स्टार्ट होगी, और अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए अवेलेबल, ओनली आफ्टर दैट द लिमिटेशन पीरियड विल गेट स्टार्ट। हमने सेक्शन 17 पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड हमने देखा था सेक्शन 17 में, और सेक्शन 18 में हमने इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट को फाइंड आउट किया था। राइट आफ्टर डेट सेक्शन 19 में हम इंटरेस्ट और लेगेसी के पेमेंट की बात कर रहे थे, और कुछ टर्म्स जो सेक्शन 18-19 से कनेक्टेड थे जिसको सेक्शन 20 ने एक्सप्लेन किया था। और आज का जो हमारा सिनेरियो है, जो प्रोविजन है, दैट वुड बी सेक्शन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं। सेक्शन 21 को देखते हैं कि सेक्शन 21 क्या कहता है। सो लेट अस ट्राई टू हैव व्हाट द मैटर कॉल्ड विद द section number 21. Should we move on to the section 21? Okay, चलिए section 21 पे हम आ गए हैं, और चलिए section 21, that much. Section 21 just says here that the effect of substitutions, adding a new plaintiff or defendant, that much. See, sometimes it's possible that we have to add some more plaintiff or some more defendant into the suit. That much. Suppose that A और B, A ने B के ऊपर सूट फाइल किया और बाद में पता चल रहा है A को कि सूट जो है C पे भी फाइल होनी चाहिए थी, सूट जो है C पे भी फाइल होनी चाहिए, तो उसमें वो एक डिफेंडेंट जो है वो ऐड कर रहा है। देन यू हैव टू सी दैट एट विच पॉइंट ऑफ टाइम वेयर फ्रॉम द लिमिटेशन विल गेट टू स्टार्ट। Then section 21 says that, let us see what is said by section number 21. इसको क्या कहते हैं, जरा इसको देखिए। Where after the institution of the suit, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सूट
के इंस्टीट्यूशन के बाद की कहानी है। न्यू प्लेंटिफ डिफेंडेंट सब्स्टिट्यूट हुआ है या ऐड हुआ है, जो भी है, तो सूट एज रिगार्ड्स हिम मीन्स जो इसको ऐड किया गया है, we deem to have been instituted when he was so made a party, that was when he was so made a party. उसके बाद provided that where court is satisfied that omission to include a new plaintiff. अब यहाँ पे आपको, यहाँ तक पहले आपको, यहाँ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मतलब कि अगर इसको एडिशन हम बाद में किए, मतलब मान लो ये सूट चल रही थी और 2021 में 2020 में सूट फाइल की गई और ये सूट चलते चलते 2022 में पता चल रहा है कि इसमें सी भी एक डिफेंडेंट ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड ए पार्टी, मींस अगर 2022 में इसको पार्टी सूट में बनाया गया तो हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर जो सूट इंस्टीट्यूट हुई है वो 2022 में ही इंस्टीट्यूट हुई है। अब इसका नतीजा क्या होगा कि अगर इस बीच में लिमिटेशन खत्म हो चुका है, अगर इस केस का, अगर इस दरमियान लिमिटेशन फिनिश हो गया है, तो सी डिफेंस ले सकता है कि नहीं साहब हमारे सूट हमारे ऊपर नहीं बन रहा है क्योंकि सूट जो है वो लिमिटेशन बार्ड हो चुकी है। मींस दैट मतलब इसकी काउंटिंग 2020 से नहीं होगी, इसको ऐड करने की काउंटिंग, इसको ऐड करने की काउंटिंग जो होगी 2022 से शुरू होगी और इसका बेनिफिट सी को मिल सकता है। अगर इस दरमियान लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो गई है तो सी को इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो इमीडिएटली कोर्ट में डिफेंस लेगा कि नहीं साहब दिस सूट इज लिमिटेशन बार अगेंस्ट मी, सो आई शुड नॉट बी एडेड द पार्टी इनटू द सूट, दिस द मैटर वी गॉट देयर। अब इसमें एक बात और है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोवाइडेड डेट करके पॉइंट है, जरा उसको समझ लीजिए। प्रोवाइडेड डेट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड डेट ओमिशन टू इंक्लूड ए न्यू प्लेंटिफ और डिपेंडेंट was due to mistake, एंड जो मिस्टेक हुई, एक तो मिस्टेक हुई थी जो हमने सी को नहीं इंक्लूड किया था, और वो जो मिस्टेक था वो गुड फेथ में था, वो गुड फेथ में था। कभी कभी जो दूसरी पार्टी होती है वही अपने आप को कंसील करती है, नहीं दिखाती है कि भाई इस जो आपके साथ जो गलत हुआ था उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, वो आज पता चला, ये जस्ट हमसे बाय मिस्टेक छूट गया था और हम गुड फेथ में भी थे, तो वो डायरेक्ट कर सकती है। द सूट एज रिगार्ड्स सच प्लेंटिफ और डिपेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द अर्लियर डेट, दैट्स ऑन द 2020 को ही सूट इंस्टीट्यूट हुई है। ये बात वो कह सकती कि हाँ साहब ऐसा होगा कि हम आपके लिए मानेंगे कि सूट जो है 2020 को इंस्टीट्यूट हुई है। अभी मैं इसको और एक एग्जांपल आपके लिए ला रहा हूँ और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लीजिए। नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to case where a party is added, substituted, अगर कोई असाइनमेंट की वजह से, devolutions of any interest की वजह से, during the pendency of a suit where the plaintiff is made or defendant is made, that was when the plaintiff is made a defendant or a defendant is made a plaintiff. I am just coming on this particular point. पहले आप इस सिचुएशन को एक बार और प्रॉपरली देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को एक बार जरा देख लीजिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी नॉर्मल मैटर, सपोज डैट ए फाइल कर रहा है सूट बी के ऊपर एंड 5 जनवरी 2000 सपोज कर लो 18 में फाइल किया, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। 5 जनवरी 2018 को फाइल किया, अब ये मुकदमा चल रहा है। अब आपको पता है केस तो बहुत लंबा भी चलता है, अब चलते 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 5 ईयर्स बीत गए और यहाँ पे जो है सी जो है ना, एक न्यू पार्टी एडेड हुआ, न्यू डिफेंडेंट इज एडेड एज ऑन, सपोज कर लीजिए 8 जनवरी 2024। लेकिन एक अफसोस की बात ये हो रही है कि इस दरमियान मतलब इसकी लिमिटेशन अगर नहीं सूट फाइल होती तो 2020 को लिमिटेशन जो है वो फिनिश हो गया होता, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, तो सी के अगेंस्ट सूट लिमिटेशन बार्ड हो जाएगी, ये बात तो तय है। लेकिन अगर कोर्ट में ये बताते हैं कि भाई हम गुड फेथ में थे, दैट वॉज मिस्टेक से छूट गया,
ड्यू टू मिस्टेक मेड इन गुड फेथ, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस सूट को लो, ऐड कर लो अर्लियर डेट से, shall be deemed to have been instituted on any earlier date. That is quite normal matter. ये प्लेंटिफ के केस में भी ऐसा ही है और डिफेंडेंट के केस में भी ऐसा ही है। बाद में कोई नई प्लेंटिफ भी हमको ऐड करनी है तो भी ये सिचुएशन यहाँ पे आ सकता है। ज़्यादातर डिस्प्यूट डिफेंडेंट ऐड करने के केस में होता है और तो उसमें ये मैटर जरूर सामने आएगा। दिस वन, दैट मच। अब देखिए जरा ध्यान से, अब इस प्रोविजन में नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आइए, इसको भी समझिए थोड़ा एग्जाम्पल से। कुछ सिचुएशन में ये बातें एप्लीकेबल नहीं होगी, स्टिल वी हैव गॉट सर्टेन सिनेरियो वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल, देन सी व्हाट्स द सिचुएशन इन विच दिस पर्टिकुलर requirement, this particular 21 section 21 is not very much applicable. Suppose that there is a person named A and A has filed a suit to the B. ठीक है, A ने B के ऊपर सूट फाइल किया और इस मैटर को लेकर के डिस्प्यूट था, इस प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था, है ना। एक मिनट, सपोज डैट ए ने ये प्रॉपर्टी दैट वाज रेंट पे दिया था बी को। अब इस प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था, मेरे ख्याल से अभी आज आए नहीं है। जस्ट 1 मिनट, एक बार चेक कर लूँ मैं।
अभी आवाज़ आ रही है? फिर देख के बताइए। वॉइस क्लियर है? अभी आवाज़ आ रही है? फिर देख के बताइए। वॉइस क्लियर है? अभी आवाज़ आ रही है? फिर देख के बताइए। वॉइस क्लियर है? इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। should I start? Please check the voice where it's coming or not. That's हेलो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है ना। और जस्ट आई एम स्टार्टिंग दैट एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई एम जस्ट पुटिंग अप द एग्जाम्पल हियर। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है।
ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आ जाइए। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। और दो पार्ट हैं इस प्रोविज़न के, इस पर ध्यान रखिएगा। नथिंग इन सबसेक्शन 1 मीन्स दिस सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। जब हम बाद में भी प्लेंटिफ को ऐड करते थे ना, तो जो लिमिटेशन की बात होती थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कहते हैं शेल अप्लाई टू ए केस वेर ए पार्टी इज एडेड, वेर ए पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of suit। ये एक पार्ट है और ये एक दूसरा पार्ट है, where the plaintiff is made defendant और defendant is made plaintiff। ये दूसरा पार्ट है। मैं पहला पार्ट का पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट का पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा उस एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि भाई ए है और बी है। अब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और सूट फाइल किया, लेकिन ए की डेथ हो गई। अब ए की डेथ हो जाने के बाद जो प्लेंटिफ है वो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसमें ऐड हो गया प्लेंटिफ के तौर पे। लेकिन मीनवाइल इस बीच में लिमिटेशन पीरियड तो ख़त्म हो चुकी थी, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्लेंटिफ बना सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 21 ने कहा था कि जब ऐड करेंगे वही डेट लेना है, दैट वाज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड पार्टी। तो सबसेक्शन 2 कहता नहीं, सबसेक्शन 1 का जो मैटर है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिमिटेशन ख़त्म नहीं हुई, वो ऐसी माना जाएगा जैसे कि जब सूट फाइलिंग हुई थी तभी से वो है। ठीक उसी तरह डिफेंडेंट के लिए भी वही बात है। मतलब अगर डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट होती है, जैसे डेथ हो गई या असाइनमेंट की वजह से हुई है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में, अब जैसे इसमें देखो ना, दो बातें होती है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू ए केस वेयर ए पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू असाइनमेंट और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट। असाइनमेंट हो सकती है या फिर इंटरेस्ट डेवोल्यूशन हो सकती है, दिस वन। अब ए है और बी है, हाउस को लेकर के डिस्प्यूट है, लेकिन डिस्प्यूटेड हाउस को सेल कर दी गई, मतलब ये असाइनमेंट हुई। अब जो बायर है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनेगा, तो क्या हुआ, लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पे वो बातें एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस वन द मैटर। तो एक बात तो यहाँ ये होता है। दूसरी बात के ऊपर आ जाइए, द सेकेंड थिंग व्हाट इज गिवन ऑन डैट। अब इसको समझिए, सेकेंड थिंग इसमें क्या है। सेकेंड मैटर यहाँ पे ये कहता है, जो ये वाला लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा, वेयर ए प्लेंटिफ इज मेड ए डिफेंडेंट और डिफेंडेंट इज मेड ए प्लेंटिफ, दैट वाज वेयर द प्लेंटिफ इज मेड ए डिफेंडेंट और डिफेंडेंट इज मेड ए प्लेंटिफ। अब जहाँ ऐसी बातें होती हैं कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो गया है या डिफेंडेंट प्लेंटिफ हो गया है, तो वैसे सर्कमस्टांस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिर्फ समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। ए है और बी है, सही है, ए है और बी है। अब ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब सूट की फाइलिंग होती है ना, 1 मिनट, आज लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है और क्लास को भी अटेंड कम ही लोग कर रहे हैं, तो और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम इसको नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, आज इसको यहीं पे रखते हैं। आज हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम फाइंड आउट करेंगे और टुमारो वी शुड बी फाइंडिंग आउट। आज इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है।